भाग एक नया घर, एक पुराना रहस्य। साल 1997 उत्तराखंड का एक छोटा सा पहाड़ी गांव धनोल्टी, जो अपने घने जंगलों और प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता था। यहां पहुंचा एक परिवार, अशोक, उसकी पत्नी रीमा और उनकी 7 साल की बेटी तनु। अशोक एक सरकारी कर्मचारी था, जिसे ट्रांसफर के चलते यहां एक पुराना सरकारी क्वार्टर मिला था। हाउस नंबर 46, जो गांव के बाकी घरों से थोड़ा अलग, एकांत और जंगल के पास स्थित था। गांव वाले उस घर के बारे में कुछ कहने से बचते थे, पर अशोक जैसे पढ़े लिखे इंसान को अंधविश्वास में यकीन नहीं था। रीमा को पहले ही दिन कुछ अजीब लगा। दरवाजे की चौखट पर काली राख से बने कुछ चिन्ह, एक टूटा हुआ झूला जो लगातार हिलता रहता था, और घर के पीछे का सूखा कुआं। पर अशोक ने यह सब नजरअंदाज कर दिया। भाग 2। वह पहली रात ही कुछ ऐसा हुआ जो रीमा को बेचैन कर गया। आधी रात को तनु की रोने की आवाज आई। जब वह दौड़ती हुई उसके कमरे में पहुंची, तनु चिल्ला रही थी, मम्मा, वो मेरे पलंग के नीचे है, वो मुझे देख रहा है। रीमा ने पलंग के नीचे देखा, कुछ नहीं था। अशोक ने समझाया कि शायद सपना देखा होगा, लेकिन तनु अगली सुबह भी डरी हुई थी। तभी उसने कहा, मम्मा, उस अंकल ने कहा है कि वो मुझे ले जाएगा। भाग 3। पड़ोसी की चेतावनी। अगले दिन एक बूढ़ी औरत, दादी पार्वती, जो उस घर के पास ही रहती थीं, रीमा से मिलने आई। बिटिया, उस घर में कभी मत रहो, वहां वो है। पहले भी जो लोग आए वो वापस नहीं गए। रीमा डर गई, पर अशोक ने कहा, यह सब अंधविश्वास है, कुछ नहीं होता। पार्वती दादी ने जाते जाते बस इतना कहा, रात को खिड़की मत खोलना और उस कुएं के पास कभी मत जाना। भाग 4। कुएं से आती आवाजें। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन फिर एक रात रीमा ने देखा, तनु सोते सोते अपने आप उठी और चलने लगी। उसकी आंखें बंद थीं और वह घर के पीछे वाले कुएं की तरफ जा रही थी। रीमा ने दौड़कर उसे पकड़ा। तनु बस एक ही बात बड़बड़ा रही थी, वो मुझे बुला रहा है, साया, साया, साया। रीमा कांप उठी। अब उसे यकीन हो गया था कि कुछ तो गलत है। भाग 5। पुराना सच। रीमा ने गांव के पंडित से जाकर पूछताछ की। पंडित ने बताया, सालों पहले उस घर में एक आदमी रहता था, शंभू नाई। उसकी पत्नी और बच्चा उसे छोड़कर चले गए। उसने अपने बच्चे को कुएं में फेंक दिया और खुद फांसी लगा ली। उसके बाद से वहां साया है, बच्चों को अपनी तरफ खींचता है। पंडित ने एक यंत्र और एक ताबीज दिया और कहा, इस ताबीज को तनु के गले में बांध दो और शाम ढलने से पहले उस घर से निकल जाओ। भाग 6। तांत्रिक का आगमन। अशोक अब भी नहीं मान रहा था। उसने एक स्थानीय तांत्रिक भैरवनाथ को बुलाया। भैरवनाथ ने आते ही कहा, यह कोई आम आत्मा नहीं, ये साया है। साया मतलब वो जो इंसान के साए में समा जाता है। तनु अब उसकी चपेट में आ चुकी है। उसने एक हवन करवाया और जैसे ही मंत्र शुरू हुए, घर की खिड़कियां अपने आप खुल गईं। दीवारों से खून टपकने लगा। तनु जमीन पर गिर पड़ी और उसकी आंखें काली हो गईं। भैरवनाथ चिल्लाया, वो आ गया है, दरवाजा बंद करो। भाग 7। साया का रूप अचानक घर की बत्तियां गुल हो गईं। एक ठंडी हवा चलने लगी। सबने देखा, एक लंबा काला धुआंधार साया कमरे के कोने में खड़ा था। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। उसकी सांसें तनु के आसपास मंडरा रही थीं। मुझे मेरा बच्चा वापस दो, एक डरावनी आवाज गूंजी। तभी ताबीज में से तेज रोशनी निकली और साया पीछे हट गया, लेकिन वह फिर पास आया और इस बार उसने अशोक पर हमला कर दिया। अशोक जमीन पर गिर पड़ा, छाती पर खून की लकीरें बन गईं। भाग 8। अंतिम यज्ञ और मोक्ष। भैरवनाथ ने आखिरी उपाय बताया। उसे वहीं मोक्ष मिलेगा जहां उसने अपने बच्चे को मारा था, कुएं में। हमें वहां यज्ञ करना होगा। अगले दिन रात के वक्त सब कुएं के पास पहुंचे। रीमा ने तनु को ताबीज पहनाया और भैरवनाथ ने मंत्रोच्चार शुरू किया। कुएं से एक हाथ निकला, साया का। उसने तनु को खींचने की कोशिश की, लेकिन ताबीज की चमक ने उसे रोक दिया। पंडित ने अंत में साया की पत्नी और बच्चे की हड्डियां कुएं में विसर्जित कीं। एक जोरदार चीख गूंजी, अब मैं मुक्त हूं, और साया धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गया। भाग 9। विदाई। अशोक बच गया, लेकिन उसके शरीर पर आज भी साया के नाखूनों के निशान हैं। परिवार ने वह घर छोड़ दिया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गांव वाले आज भी कहते हैं,
अगर तुम रात को कुएं के पास खड़े हो जाओ तो कोई तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर पुकारेगा। क्या तुमने कभी अपने साए को अपनी मर्जी से अलग चलते देखा है? अगर हाँ, तो शायद वो तुम्हारा नहीं, साया है।